तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और स्वागत है आज के इस लेट नाइट सेशन में। सबसे पहले श्रीमंत जी दिख रहे हैं चमकते हुए, वाह श्रीमंत जी, ऐसा थम्स अप कर दीजिए। जबरदस्त तरीके से दिख रहे हैं आप, है ना। तो आप सभी साथियों को एक बार मेरा नमस्कार। प्रशांतो जी और अरविंद कुमार मंडल जी, भीष्म राजवाड़े जी और वन प्लस महाशय जी और 369 जरूर हमारे दोस्त ही होंगे वो, है ना। तो इन सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और मैं आप लोगों को कुछ ऊर्जा देने आया हूँ। वैसे तो आप लोगों ने इतनी शानदार तैयारी करी है, लगातार पिछले दिनों से आप जो पढ़ रहे हैं वो कल आपको जो है आपके एग्जाम में हम जो है शुभकामनाएं करते हैं कि जितनी पढ़ाई करी है भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वही चीज जो पढ़े हैं आप वही आपके प्रमोशन एग्जाम में आ जाए। और ऐसा जरूर होगा क्योंकि आप लोगों ने एक सही मार्गदर्शन के साथ और बैंकिंग और एक ट्रेंडिंग के साथ आपने पढ़ाई करी है। तो कल का दिन आपका हो, कल आप भाग्यशाली हो, कल आप सौभाग्यशाली हो कि जो सवाल आपके सामने आए उसका तीरन भेद आप कर दीजिए। तो आप सभी साथियों के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। वैसे तो कल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्केल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 के एग्जाम है। बैंक ऑफ इंडिया के भी स्केल 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 के एग्जाम है। कैनरा बैंक का एग्जाम जो है 2 दिन पोस्टपोन्ड हो गया है। तो ऐसे 3 बैंकों के एग्जाम समझ लीजिए ये 2 से 3 दिनों में है। फिर नेक्स्ट वीक जो है और बहुत सारे जो बैंक है उनके एग्जाम है। बड़ौदा मेरी आवाज़ थोड़ी सी कट हो गई थी, ऐसा लगा है ना, कुछ कनेक्शन, मेरा प्रेजेंटेशन चला गया। कोई बात नहीं, मैं फिर से प्रेजेंट करता हूँ। मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो ज़रा चैट बॉक्स में बता देंगे। और सभी साथी चैट बॉक्स पे रहेंगे, कोई भी फंक्शन वगैरह वहाँ पर क्लिक नहीं करेंगे। तो मैं आपको आज के कुछ महत्वपूर्ण सवालों पे और जो करंट अफेयर्स पे ले जाऊंगा। तो ये शायद फिर से कनेक्ट हो रहा हूँ मैं, तो ज़रा कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है। कुछ टेक्निकल गिल्ट आया था और कनेक्शन जो है आपसे कट गया था, लेकिन अभी जो है फिर से हम लोग रिस्टेब्लिश कर लिए हैं। यस, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है तो ज़रा कंफर्म कर देंगे या लिख देंगे टाइप करके आवाज़ आ रही है। कई साथी लिखते हैं आवाज़ नहीं आ रही है, तो ये कैसे होगा जब आवाज़ नहीं, वॉइस नॉट क्लियर, वॉइस नॉट क्लियर कहते हैं। तो कट कट के आ रही है आवाज़, कट कट के आ रही है आवाज़, ऐसा कह रहे हैं। वॉइस इज नॉट क्लियर, ये क्या हो गया आज? आजकल एग्जाम रहता है तो ऐसी भी कुदरत परीक्षा लेती है, हमारी आवाज ही नहीं पहुंचती है ना। मुकेश जी लिखते हैं नाउ ओके, वॉइस ब्रेक, साउंड अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं अब आवाज आ रही है, अब ठीक है, तो समझते हैं हाँ ठीक है। और आज जो हम चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कैसे कौन से करंट में जो बैंकिंग में चेंजेस आए हैं जिसको एग्जाम के दृष्टिकोण से आने के लिए बहुत ज़्यादा जो इसकी संभावनाएं हैं। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, मैं लेता हूँ स्क्रीन, अब शायद विजिबल होगा, है ना। तो कोई साथी जरा कंफर्म कर देंगे स्क्रीन आपको दिख रहे हैं तो फिर आप जो है बता देंगे कि व्हाट इज द फाउंडेशनल थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021 एंड 22 इज। सवाल पूछा गया है 2021-22 का जो इकोनॉमिक सर्वे फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती सीतारमन जी ने प्रस्तुत किया था, उसका एक फाउंडेशनल थीम जो है, फाउंडेशनल थीम क्या है, ये सवाल पूछा गया है कि फाउंडेशनल थीम क्या है। इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है कि देश की प्रगति जो है किस तरीके से बढ़ोतरी होती है और उसके लिए क्या जो अनुमान लगाए गए हैं, इकोनॉमिक सर्वे क्या किए गए हैं, किस दिशा में देश का जो ग्रोथ होगा, जीडीपी किस तरफ जाएगा, ग्रोथ किस तरह होगा, तो उसके लिए सर्वे किया जाता है। और उसका जो इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 का एक फाउंडेशनल थीम है
वो जरा जो साथी जान रहे होंगे चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे। अब आपकी आवाज आ रही है। उमेश रायकुमार जी को धन्यवाद करते हैं, मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है। और आवाज ही तो है जो जबरदस्त तरीके से पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कल जब आपकी आवाज जो आज हम पढ़ रहे हैं वो अगर शब्दों के साथ, आपके क्वेश्चंस के साथ आप सामना कर पाएंगे तो शानदार होगा। तो इकोनॉमिक्स जो सर्वे किया गया उसका जो फाउंडेशनल थीम है, कुणाल पांडे जी दिख रहे हैं, एक थम्स अप कर दीजिए कुणाल पांडे जी। वाह, बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई आपकी, हैं? वाह, क्या बात है। तो व्हाट इज द फाउंडेशनल थीम ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 इज सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स। आप देखिए 2020, 21, 21, 22 पूरा टाइम को देख लीजिए, मतलब जान है तो जहान है कि नहीं? जान है तो जहान है। तो जीवन बचाने के लिए जो अभियान चलाए गए कोविड से लड़ने के लिए, तो इसीलिए ये थीम बनाया गया कि सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स, सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड, ये इसका थीम है। तो व्हाट इज द फाउंडेशनल थीम ऑफ इकोनॉमिक सर्वे 2021-22? इसका है सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड्स, जीवन बचाइए और जो लाइवलीहुड्स है, जीवन यापन है, उसको ठीक करिए। तो इसका ये थीम है, इसको याद रखिएगा और इसको जो है टिक लगा दीजिएगा अगर ऐसा सवाल आएगा तो यहाँ पर हमारी जान तो आप में बसी है। अच्छा, उमेश रायकुमार जी कहते हैं हमारी जान तो आप में बसी है। तो सेविंग लाइफ्स एंड लाइवलीहुड इसका जो थीम है। अब ये जो इकोनॉमिक सर्वे किया जाता है, इकोनॉमिक सर्वे ये किया जाता है जीडीपी पर, और जीडीपी के जो ग्रोथ होते हैं उस पर। तो इसमें जो जीडीपी ग्रोथ दिखाया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, इंडियन इकोनॉमी में, वो दिखाया गया है आपका 11.0%। तो 11.0% 21-22 के लिए दिखाया गया है, जो 20-21 के लिए -7.7 था, और 21-22 के लिए ये 11.0 है। तो आपको याद रखना है 11 बबलू जी ने यहाँ लिख दिया 11% to 15%। और अगर इसको अलग अलग सेक्टर में देखेंगे, वैसे ये अलग अलग सेक्टर नहीं, एक कंप्लीट जीडीपी पे सवाल आ सकता है कि आपका जो ग्रोथ है किस तरह से। देखिए 17-18 में 7%, 18-19 में 6.1%, 19-20 में 4.20%, और 20-21 में डिग्रोथ है -7.70%, और 21-22 में जो जीडीपी ग्रोथ वो दिखाया गया है वो सर्वे में 11.00%। तो 11 से लेके 15% ये एक्सपेक्टेशन है, लेकिन यहाँ पर जो इकोनॉमिक सर्वे किया गया है उसका 11% है। और फिजिकल डेफिशिएट की बात करें तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी 3.50 20-21 के लिए। और अगर जीडीपी को समझें तो जीडीपी है क्या? जीडीपी किसी भी देश के लिए वो होता क्या है जीडीपी? दरअसल जीडीपी जो है किसी देश के सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय अवधि में जो भी घरेलू उत्पाद पैदा हो रहे हैं और जो भी सर्विस आप अपने देश में दे रहे हैं, उनकी सेवाओं का जो जोड़ के मूल्य होता है ना, वो जीडीपी होता है। कहने का तात्पर्य, एक देश में हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पर उत्पादन कर रहे हैं और उत्पादन के साथ साथ सर्विस दे रहे हैं, तो जितना उत्पादन कर रहे हैं एक समय अवधि में और जो सेवा दे रहे हैं उन सेवाओं का मूल्य क्या कहते हैं? उसको जीडीपी कहते हैं। तो जीडीपी कैलकुलेट करने की जो सामान्य अवधि होती है वो एक तिमाही मतलब एक क्वार्टरली या एक ईयरली होता है। और उत्पाद का मतलब क्या होता है? घरेलू उत्पाद का मतलब यहाँ से होता है कि देश के अंदर पैदा की जाने वाली वो सभी वस्तुएं जिसमें कृषि से संबंधित हो, चाहे कोई सरकारी या गैर सरकारी कंपनियों द्वारा बनाया गया उत्पाद हो, वो उत्पाद घरेलू उत्पाद के रूप में गिना जाता है, क्योंकि देश की सीमाओं के अंदर वो पैदा किया गया हो। और सर्विसेज में वो सभी एक्शन आते हैं, वो सभी क्रियाकलाप आते हैं जिनमें हम रुपए देकर कोई उत्पाद नहीं खरीदते बल्कि कुछ काम करवाते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट का काम, किसी से सलाह लेना, किसी से चल नहीं रहा था मेरा एडवाइस लेना, और किसी आर्किटेक्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर्स, इनसे सलाह लेना, बैंकिंग सेक्टर की सुविधाएं लेना, ये सब सर्विसेज हैं। तो जीडीपी क्या है? किसी देश की सीमाओं के अंदर एक निश्चित समय अवधि में जो उत्पादन की जा रही है, वो उत्पादन और जो सर्विस दी जा रही है उनका योग होता है जीडीपी।
तो वो जो एस्टिमेट जो सर्वे में दिया गया है वो 11.0%। अब आता है नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बड़ा मसला है देश के लिए और महत्वपूर्ण मसला है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये फुल फॉर्म के तौर पे आ सकता है NSFE। NSFE का फुल फॉर्म क्या है? तो NSFE का फुल फॉर्म आए तो आप लोग बिल्कुल उसको बना लीजिएगा। NSFE का फुल फॉर्म जो होगा वो होगा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। क्या होगा? NSFE का अगर फुल फॉर्म पूछा गया NSFE का, तो वो होगा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। तो फाइनेंशियल एजुकेशन, अभी तो क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन में आपने क्या किया है कि भारत के प्रत्येक घर में जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सभी घर के जो लोग हैं उनको बैंकों के साथ जोड़ दिए हैं। अब बैंकों के साथ जोड़ दिए कैसे? खाता खोलने के माध्यम से उनको जोड़ दिए हैं। अब आता है उनको एजुकेशन देने की बारी। तो सेकंड स्टेज जो स्ट्रेटजी का है, जो 2020 से लेके 2025 तक, तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन 14-15 से स्टार्ट हुआ, इस फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो दूसरा स्टेप है वो है 2020 से लेके 2025। वो इसलिए है कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन में लोग जुड़े हैं उनको जो है एजुकेशन देना। तो इसका फुल फॉर्म होगा नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, NSFE। और ये पीरियड है 2020 से लेके 2025 तक, जो एजुकेशन के लिए कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर के साथ, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ और दूसरे मिनिस्ट्री के साथ और स्टेक होल्डर के साथ, टेक्निकल टीम के साथ, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन और फाइनेंशियल लिटरेसी को, जिन लोगों को हम जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बैंकों में जोड़े हैं, उन लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन देते हुए इसको कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए, उसका अधिक से अधिक उपयोग कैसे किया जाए। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण इस जो स्लाइड में ये है NSFE का फुल फॉर्म। NSFE का फुल फॉर्म है द नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन। इनका काम है कि जो फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर हैं, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट के, अदर मिनिस्ट्री के, स्टेक होल्डर के, उनके साथ जो एक स्ट्रेटजी बनाना, ताकि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन बैंकों द्वारा विस्तारित की गई है उसको जो है उसके उपयोग को सार्थक बनाया जाए और उसको सस्टेनेबल बनाया जाए। इसके लिए उन्होंने स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव दिया है। ये सवाल पूछ सकता है, स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव 5 दिया है। 5 तरीके से सलाह दिए गए हैं। पहला जो दिया गया है, डिसमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन। तो डिसमिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब होता है जो फाइनेंशियल एजुकेशन है रूरल एरिया में उसको प्रबलता देना, उसको जो है प्रमुखता देना। तो जो फाइनेंशियल एजुकेशन है उनको जो रूरल एरिया में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन विस्तारित किए हैं वहां पर प्रमुखता देना। दूसरा जो इसमें घटक है, दूसरा जो अप्रोच है वो दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ रिलेवेंट कंटेंट इंक्लूडिंग क्यूरिकुलम इन स्कूल, कॉलेज एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन की गतिविधियां होंगी उनको स्कूल, कॉलेज एंड ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट में कोई क्यूरिकुलम के तौर से कोई जो अतिरिक्त कार्य की वजह से उनको बना के उनको जो है प्रचार प्रसार करना। तीसरा जो है डेवलपिंग कैपेसिटी अमंग्स द इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व्ड इन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज। तो कुछ इंटरमीडिएट, कुछ मध्यस्थता करते हुए उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना, ताकि वो फाइनेंशियल सर्विसेज, जितने लोगों को हम लोगों ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत बैंकों से जोड़ा है, तो सिर्फ जोड़ना उद्देश्य पहला था, लेकिन उसके बाद ये जो सेकंड जो स्टेप है 20 से 25 तक, उनको फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड भी तो कराना है, उनको सही तरीके से कैपेसिटी डेवलप करना है, तो ये इन्वॉल्वमेंट है। और तीसरा, लिवरेजिंग द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ कम्युनिटी लीड मॉडल फॉर फाइनेंशियल लिटरेसी थ्रू अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। तो जो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत रूरल पीपल जो बैंकों के साथ जुड़े हैं उनमें एक पॉजिटिव इफेक्ट कम्युनिटी लीड मॉडल प्रोवाइड करना, ताकि उसमें एक स्ट्रेटजी बनाया जा सके और उसमें एक लीवरेज दिया जा सके कि बैंकिंग जो इंडस्ट्री का उसका उपयोग वो ज़्यादा कर सकें। और तीसरा, इन्हांसिंग कोलैबोरेशन एमंग वेरियस स्टेक होल्डर। और जो स्टेक होल्डर हैं जैसे मिनिस्ट्री है, बैंक के फाइनेंशियल सेक्टर्स हैं और अदर मिनिस्ट्रीज हैं, फिर स्टेक होल्डर हैं, इनके साथ कोई कोलैबोरेशन करना। ये 5 स्ट्रेटजी हैं जो ये सेकंड जो हम बात कर रहे थे इस पर जो है ये NSFE, जिसको नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन है,
इसकी जो है 5 स्ट्रेटजी है और इसका काम है फाइनेंशियल इंक्लूजन में जो विस्तार किया गया है खातों के माध्यम से उनको सही सस्टेनेबल जगह पहुंचाने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई जाएगी वो है। तो इसका फुल फॉर्म है फाइनेंशियल नेशनल स्ट्रेटजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये आ रहा है। अगला सवाल देखिए, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आरबीआई फॉर द पीआईडीएफ फंड। तो ये महत्वपूर्ण सवाल है कि डिस्टरबेंस बहुत होता है आवाज। आरबीआई का कंट्रीब्यूशन पूछा गया है कि आरबीआई का What is the contribution of RBI for the PIDF? PIDF का जो है फुल फॉर्म पूछा गया है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ आरबीआई फॉर पीआईडीएफ। पीआईडीएफ एक ऐसा फंड आरबीआई ने डेवलप किया है जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के नाम से जाना गया है। ये जो पीआईडीएफ है आरबीआई ने एक कॉर्पस मनी उसके लिए बनाया है और अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो कंट्रीब्यूशन पूछा गया। और ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के रूप में जो भारत में जो डिजिटल क्रांति आई है, जो कैशलेस इकोनॉमी आई है, उनके लिए ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना ताकि वहां पर वो जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जो है एक्सेप्ट कर सकें, ऐसे डिवाइस वहां पर लगाए जा सकें जहां पर ये ऑनलाइन पेमेंट सेटलमेंट हो, पेमेंट एक्सेप्ट हो। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है आरबीआई का जो पीआईडीएफ के माध्यम से है और वो है 250 करोड़ का जो है कंट्रीब्यूशन जो है वो आरबीआई का है। कितने का है? 250 करोड़ का कंट्रीब्यूशन आरबीआई का है। और अभी वर्तमान में अगर देखा जाए, शुरुआत में इनिशियल में ये 345 करोड़ से स्टार्ट किया गया था, जिसमें 250 करोड़ जो है वो आरबीआई ने दिया और 95 करोड़ जो है कार्ड नेटवर्क्स ने दिया। लेकिन अगर वर्तमान में इसकी बात करें हम आज की तारीख पर, तो ये लगभग 614 करोड़ का एक कॉर्पस तैयार हो गया है। 614 करोड़ का एक कॉर्पस ऐसा तैयार हो गया है। देखिए यहाँ पर इस जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत भारत में एक लक्ष्य रखा गया है कि हर साल 30 लाख ऐसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, ऐसे जगह डेवलप किए जाएंगे जहां पर जो है पेमेंट डिजिटल डिवाइसेस जो है इनपुट डाले जाएंगे और वहां से वो पेमेंट जो है वहां पर होंगे। तो 20 लाख जो है डिजिटल डिवाइसेस किए जाएंगे और 10 लाख जो है वो फिजिकल डिवाइसेस जो है हर साल जो है वो उसमें मदद दी जाएगी, उसमें सब्सिडी दी जाएगी। तो रिजर्व बैंक का कॉर्पस देखिए 250 आज की तारीख पर और एथराइज कार्ड नेटवर्क का 154 करोड़ और कार्ड इश्यूइंग का 210 करोड़। तो टोटल अभी आज की तारीख पर 614 करोड़ इसका कॉर्पस है। तो एक बड़ा कॉर्पस आपको देखने को मिल रहा है कि इतना बड़ा कॉर्पस है जो पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के तहत है। इसमें क्या होता है, जो 3 से 6 कैटेगरी के जो एरिया हैं वहां पर इनके इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो डिवाइस होते हैं उनके लिए सब्सिडी दी जाती है। सपोज एक जगह डिवाइस लगाई गई और उसमें एक टारगेट के हिसाब से लेन देन ज्यादा हुआ, 75% तक लेन देन करता है तो उसको 30% का जो सब्सिडी दी जाती है। मतलब उसकी खर्चा अगर मान लीजिए 1000 का है तो उसको 700 लगेगा डिवाइस का। और अगर 100% जो ऊपर करता है तो वहां पर 100% भी सब्सिडी दी जाती है। तो ये जो डिटेल जो है वो पीआईडीएफ के जो वीडियो उसमें देख लीजिएगा। लेकिन अभी यहाँ पर सवाल है, ये आरबीआई ने कितना कंट्रीब्यूशन किया, वो है 250 कंट्रीब्यूशन। और लक्ष्य क्या रखे गए हैं कि जो फिजिकल डिवाइसेस हैं साल भर में वो 10 लाख होंगे और डिजिटल डिवाइसेस साल भर में 20 लाख नए बनाए जाएंगे। और वर्तमान कंडीशन यहाँ पर देखिए, फिजिकल डिवाइसेस 2,45,942 हैं और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं 55 लाख हो गए। मतलब ये डिजिटल डिवाइसेस तो ये पार हो गया, लेकिन फिजिकल डिवाइसेस अभी पीछे है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एज पर आरबीआई गाइडलाइन अंडर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट द मिनिमम टेन्योर ऑफ द हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट सिस्टम विल बी हाउ मेनी ईयर्स। आरबीआई ने रिसेंटली सभी बैंकों को एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसके तहत उन्होंने सुझाव दिया है सभी बैंकों को कि उनके जो हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट सिस्टम है उनको मिनिमम टेन्योर जो है वो लॉन्ग टर्म रखना है। वैसा करके उनको दिया गया है, लॉन्ग टर्म उनको जो है
उनको लॉन्ग टर्म रखना है, जैसे चीफ इंटरनल ऑडिटर हैं या हेड ऑफ द इंटरनल ऑडिट सिस्टम है, ऐसे जो इंटरनल ऑडिट के जो हेड हैं उनको जो है नियुक्ति करने के लिए एक टेन्योर के लिए मिनिमम टेन्योर जो है एक रखने के लिए बोला गया है, ताकि उनके ऊपर कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, वो निष्पक्षता के साथ और निडर होके और जो है सतर्क होके और सही तरीके से वो रिपोर्टिंग करें। उनकी रिपोर्टिंग सिस्टम्स के बारे में भी गाइडलाइन दिए गए हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये है कि एज पर गाइडलाइन ऑफ आरबीआई अंडर रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट सिस्टम, द आरबीआई सजेस्टेड टू द बैंक that the minimum tenure should be of the head of the internal audit system will be how many years। तो कुछ साथियों ने यहाँ पर लिख रहा है 3 years, तो ये है कम से कम 3 साल तक उसको जो है अपने पद पर बने रहने देना चाहिए, ताकि अगर वो 3 साल तक एक पद पर बने रहते हैं तो उन्हें जो है वो निडरता के साथ और सतर्कता के साथ और निष्पक्षता के साथ काम करने में मदद मिलेगी। तो ये 3 years इसका सही आंसर है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, राज ओझा जी कह रहे हैं वॉइस ब्रेक हो रही है, आज तो बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। कोई बात नहीं, होता है, उस व्यवधान के बाद भी हम लोग सेशन कंप्लीट करेंगे। तो अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए, विच बैंक एंड नियो हैज रिसेंटली टाइड अप टू इशू प्रीपेड कार्ड्स टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस वर्कर। दिस कार्ड्स अलाउ an individual to receive fund up to ₹1 lakh into the card account। अभी रिसेंटली में किसी बैंक ने नियो के साथ एक टाई अप किया, और वो टाई अप जो है ऐसे प्रीपेड कार्ड इशू करने के लिए किया जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस की वर्कर्स के लिए होंगे, और ऐसे कार्ड्स जो हैं जिसमें इंडिविजुअल जो है वो 1 लाख रुपए तक के कार्ड में जो है वो फंड रिसीव कर सकता है कार्ड अकाउंट में। तो ये टाई अप जो है कौन से बैंक ने किया। तो जब भी नए इनोवेशन आते हैं तो उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं और उसको हमको जानना बहुत जरूरी है। इसको बोलते हैं करंट बैंकिंग जो है अवेयरनेस। तो अभी हाल ही में ये जो कार्ड टाई अप किया है वो टाई अप किया है आईसीआईसी बैंक ने। किसने किया है? आईसीआईसी बैंक ने नियो के साथ मिलकर एक टाई अप किया है, ताकि जो एमएसएमई में काम करने वाले हैं वर्कर हैं उनको एक कार्ड दिया जाए और उस कार्ड अकाउंट में 1 लाख तक जो है वो फंड रिसीव कर सकते हैं कार्ड अकाउंट में। तो ये काम किया है टाई अप का आईसीआईसी बैंक। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल नंबर 6 देखिए आपके स्क्रीन पर। व्हाट इज सक्षम? सक्षम क्या है? सक्षम, ये जो करंट अफेयर्स रहते हैं ना, ऐसे ही सवाल आते हैं, सक्षम क्या है, व्हाट इज सक्षम, सक्षम क्या है पूछा गया। और सक्षम का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो सक्षम का है संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021। तो संरक्षण क्षमता महोत्सव 2021 में एक पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक अभियान बनाया गया, और उस अभियान के तहत लोगों को जो है जागरूक करने के लिए, प्रेरित करने के लिए अपने व्यवहार में, अपने उत्पाद जो ईंधन के इस्तेमाल करने में जो अभियान चलाया गया उसको बोलते हैं संरक्षण क्षमता महोत्सव। तो सक्षम स्टैंड फॉर, उसका फुल फॉर्म क्या है? संरक्षण क्षमता महोत्सव। सक्षम का फुल फॉर्म पूछा गया तो आप क्या लिखेंगे? संरक्षण क्षमता महोत्सव। ऑर्गेनाइज्ड बाय द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन PCRA to motivate consumers to switch to cleaner fuels and bring in behavioral change to use fossil fuels intelligently। मतलब जो भी पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, जिसको PCRA कहते हैं, उन्होंने एक संरक्षण क्षमता महोत्सव मनाया, जिसके तहत उपभोक्ताओं को स्वच्छ ईंधन पर स्विच करने के लिए, जीवाश्म ईंधन जो फॉसिल्स फ्यूल को बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए, व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित किया गया। मतलब ये सक्षम जो है, जो अपने पेट्रोल फ्यूल डीजल यूज करते हैं, उसके अलावा जो दूसरे ईंधन हैं उन पर जो है वो चेंज लाने के लिए, ताकि पर्यावरण के संरक्षण भी किया जा सके, उसके लिए ये प्रेरित करने वाला जो कार्यक्रम अभियान चलाया गया उसको बोलते हैं सक्षम, है ना। जैसे
आप समझ लीजिए बैटरी से चलने वाली, इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाली, जीवाश्म जो फ्यूल जो उनको यूज करने, बायो जो फ्यूल्स हैं उनको यूज करने वाली, ऐसी जगह में चेंज करने के लिए, स्विच करने के लिए प्रेरित किया गया। तो इसको बोलते हैं सक्षम। चलिए अब बात करते हैं आपके अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। द लेटर इन द पंख अभियान स्कीम स्टैंड फॉर। अभी हाल ही में एक अभियान जारी किया ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने, उसका अभियान का नाम रखा गया पंख। तो पंख का जो है फुल फॉर्म क्या है, पंख स्कीम का फुल फॉर्म क्या है, ये पूछा गया। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो गर्ल चाइल्ड हैं उनको सशक्तिकरण करने के लिए, उनको सही इंफॉर्मेशन देने के लिए, उन्हें प्रेरित करने के लिए, उनमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक अभियान लॉन्च किया जिसको बोलते हैं पंख अभियान। क्या बोलते हैं? पंख अभियान। और इस पंख अभियान का जो फुल फॉर्म है, पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, ए का मतलब होगा अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, और ये पूरा गर्ल चाइल्ड के लिए है। जो बालिका दिवस मनाया गया, बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर यह अभियान जारी किया जो 1 साल तक चलेगा। और इस अभियान के तहत सरकार ने खास अभियान चलाते हुए जो कन्या हैं उनमें निम्नलिखित जो यहाँ पर वर्ड दिए गए हैं पंख, इसके तहत उनको जो है जागरूक करेंगे। पी का मतलब प्रोटेक्शन, ए का मतलब अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, एन का मतलब न्यूट्रिशन, के का मतलब नॉलेज, एच का मतलब हेल्थ। तो इन 5 बिंदुओं के आधार पर यह अभियान चलाया गया और इनमें रजिस्ट्रेशन किए गए, पंजीयन किए जा रहे हैं। और इसमें जो है जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके प्रोटेक्शन, उनके अवेयरनेस ऑफ राइट्स, उनके न्यूट्रिशन, उनके नॉलेज, उनके हेल्थ पर काम किया जाएगा। तो ये योजना जो है एक सरकारी योजना है, एमपी पंख योजना 2021। तो एमपी पंख योजना 2021, इसमें जो यहाँ के स्टेट के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया 24 जनवरी 2021 को, क्योंकि इसी दिन बालिका दिवस था। और इस योजना का उद्देश्य है कि जो बेटियां हैं भारत की या जो समाज की बेटियां हैं उनको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विकास प्रदान किया जाए। इस योजना के तहत पंख लगाए जाएंगे जिसमें उन्हें उनके प्रोटेक्शन, उनके राइट्स, उनके न्यूट्रिशन, उनके जो बौद्धिक विकास और उनके आत्मनिर्भरता के लिए उन्हें सशक्त बनाया जाएगा, उन्हें मदद दी जाएगी, उन्हें प्रेरित किया जाएगा। और यह जो योजना है ये शिक्षा, सामाजिक कल्याण, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा ये मॉनिटर किया जाएगा। और ये योजना का नाम है पंख योजना। तो पंख का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा। पी का मतलब प्रोटेक्शन, ए का मतलब अवेयरनेस ऑफ देयर राइट्स, एन का मतलब न्यूट्रिशन, के का मतलब नॉलेज, एच का मतलब हेल्थ। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस launched an app for farmer which will provide them relevant information and guidance to adopt best farming practice to enhance productivity, and the farmer through this app will also have access to the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana portal for crop insurance related information। देखिए भारत में पूरा डिजिटल क्रांति आ गई है। आप सोचिए, अभी देखिए आज बिगुल बज गया, 5 प्रदेशों का जो है चुनाव हो गया ना, बिगुल बज गया। तो आप लोगों ने न्यूज देखा होगा। तो आज के न्यूज में आपने ये पाया होगा कि कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं कि आप रैली नहीं कर सकते, इतने की भीड़ इकट्ठा नहीं कर सकते। तो डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करके आपको प्रचार प्रसार करना है, या तो व्यक्तिगत तौर से आपको उनसे मीटिंग करके प्रचार प्रसार करना है। तो डिजिटल क्रांति इतनी आ गई है कि जिस तरह से हमको भी प्रत्यक्ष रूप से मिलकर जो है बैंकिंग सेवाएं विस्तारित नहीं करनी है, डोर स्टेप बैंकिंग या तो मोबाइल ऐप बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना है। ठीक उसी तरह से पूरे देश में जहां 70% से ज्यादा जनसंख्या एग्रीकल्चर के ऊपर निर्भर है, तो एक भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एक ऐप लॉन्च किया। उस ऐप के माध्यम से उन्होंने किसानों को जो है उनके फार्मिंग के जरूरत के बारे में, उन्हें कैसा फार्मिंग अपनाना चाहिए, मानसून कब आ रहा है, कब बीज देना चाहिए, ऐसे बहुत सारे जो है उनको प्रैक्टिस या सजेशन मिलता है ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बहुत अच्छा बना सकें। और साथ ही साथ उस ऐप के माध्यम से वो अपने फसल बीमा के बारे में जानकारी लेंगे, कितना प्रीमियम होना चाहिए,
कितना जो है वो कब क्लेम आया, पोर्टल में चढ़ा नहीं चढ़ा, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है किसानों को खेत में ही मिल जाएगी। तो उस ऐप का नाम क्या है ये पूछा गया है। कोई साथी जानते हैं तो यहाँ पर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो मैं बताता हूँ कि इस जो ऐप का नाम है, जो भारती एक्सा बात हो रही, क्या लग रहा है? आज तो बहुत बाधाएं आ रही हैं क्लास में, जी। कोई बात नहीं। बरसात। अभी हम इंश्योरेंस की बात कर रहे थे कि भारतीय एक से इंश्योरेंस, जो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, उसने किसानों के लिए जो है एक ऐसा ऐप बनाया, जिस ऐप के माध्यम से किसानों को उनके फसल के बारे में और उनके क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में और उनके प्रोडक्टिव जो है खेती किसानी का प्रोडक्शन जो है कैसे अच्छा बढ़ाया जाए उसके बारे में बहुत सारी मदद मिलेंगी, गाइडेंस मिलेगा। और उनको साथ ही साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी भी मिलेगी। तो उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि ऐसा कौन सा ऐप है जो उन्होंने बनाया, और उस ऐप का जो नाम है, उस ऐप का नाम हमने बताया कृषि सखा। क्या बताया? कृषि सखा। तो ये जो है आज तो काफी व्यवधान हो रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, हम लोग सेशन जो है करने की कोशिश करते हैं। अब क्या व्यवधान हो रहा है पता नहीं, बार बार कट जा रहा है, हो सकता है नेटवर्क का इशू होगा। तो वैसे तो नेटवर्क अगर देखें हम लोग तो स्पीड टेस्ट कर लेता हूँ मैं ना, स्पीड टेस्ट कितना हो रहा है, क्योंकि इतना व्यवधान तो पहले कभी नहीं होता था। मेरी आवाज अब तक आ रही है? यस सर। आ रही ना? ओके ओके, तो कोई बात नहीं, आप बने रहिए। आ रही है आप मेरी आवाज? तो मैं जरा एक स्पीड टेस्ट कर लूँ कि कितना स्पीड आ रहा है, क्यों बार बार ब्रेक हो जा रहा है, क्योंकि सेशन जो है बीच में जो है गायब हो जा रहा है, स्क्रीन से ही गायब हो जा रहा है। तो बहुत कमजोर है स्पीड टेस्ट। तो यहाँ पर 16 MB/सेकेंड आ रहा है, 16 MB/सेकेंड, तो 40-50 MB आता है। आज है नेटवर्क इशू है कुछ आज, कोई बात नहीं, 5 MB पे आके हट रहा है, 5 MB/सेकेंड, तो बहुत कमजोर है ये तो। फिर भी चलिए देखते हैं कितना हो पाता है। तो यहाँ पर हम पंख की बात किए थे, उसके बाद हम लोग एक कृषि सखा की बात किए थे। कृषि सखा एक ऐसा ऐप है जहाँ से किसानों को उनके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत या कृषि उत्पादों को कैसे बढ़ाया जाए उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो अब देखिए, इतने सारे किसानों तक ऐप के माध्यम से अगर कोई कंपनी पहुंच जाती है तो कितनी जो उनके पास डाटाबेस होगा, कितना बड़ा मार्केट होगा, सोचिए कितनी बड़ी सोच है। तो भारतीय एक्सा ने ये काम किया है, कृषि सखा ऐप लॉन्च किया है, और किसानों को जो है इतनी सारी सुविधाएं, मंडी का प्राइस कितना होगा, उनके फसल का कहाँ ज़्यादा रेट मिलेगा, या जो फसल वो पैदा कर रहा है उसका प्राइस कहाँ पर कौन से स्टेट में ज़्यादा है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस ऐप के माध्यम से उनको मिलेंगी। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, पैसों को रोको मत, ये कैंपेन जो है किसने लॉन्च किया? पैसों को रोको मत, हाँ जी श्रीमंत जी, पैसों को रोको मत, ये सवाल कल आने वाला है कि पैसों को रोको मत एक कैंपेन है जो चलाया गया है किसके माध्यम से? तो इसका जो कैंपेन है वो चलाया गया IDFC म्यूचुअल फंड, IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा ये जो है कैंपेन चलाया गया है, जिसके तहत पैसों को रोको मत ये कैंपेन चलाया गया। और इसका मतलब ये है कि आप अपने पैसे को मत रोकिए, पैसे को इन्वेस्ट करिए म्यूचुअल फंड में। तो जो म्यूचुअल फंड के जो स्मार्ट मैनेजर हैं वो आपके फंड को जो है वो बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर ये पैसों को रोको मत वाला जो कैंपेन है वो अभी पॉपुलर है, ट्रेंडिंग पर है, इसलिए सवाल इसके आने की संभावनाएं हैं। तो ये लॉन्च किया गया IDFC म्यूचुअल फंड ने। तो ये पर्टिकुलरली ये कहा गया कि आप अपने पैसे को पुराने इन्वेस्टमेंट से बदलिए, आप इसको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, पैसों को रोकिए मत, उसको बढ़ने से रोकिए मत, उसको इन्वेस्ट करिए किसमें? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए। तो ये लॉन्च किया है जो अवेयरनेस कैंपेन है वो IDFC म्यूचुअल फंड के द्वारा। अब बात करते हैं फुल फॉर्म के बारे में, जो आने की संभावनाएं हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCPA? CCPA का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। CCPA एक टर्म है
जो 2019-20 में जो एक अमेंडमेंट बिल लाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का जो एक अमेंडमेंट बिल लाया गया दिसंबर 2019 में, तो उसके तहत एक सीसीपीए बनाया गया। तो सीसीपीए जो है उसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। तो सीसीपीए का जो फुल फॉर्म होता है द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। क्या होता है? सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं, जो लगभग 3 दशकों से वो चला रहा था। उनमें जो है बदलाव किए गए हैं, उनके पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन में बदलाव किए गए हैं, और उनके जो है सारे जो ऑनलाइन कंप्लेंट और प्रोडक्ट सर्विसेज ये सबको शामिल किया गया है। तो उसमें एक सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाया गया है, और इस सेंट्रल जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसका काम होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको क्या दंड देना है, या मैन्युफैक्चरर की एडवर्टाइजमेंट की जांच करनी है, उसके एंडोर्सर, उनके कंसर्न, उनके ट्रेडर, और उनको जो है नोटिस इशू करना है, उनको एडवाइजरी इशू करना है, उसका इन्वेस्टिगेशन करना है। अगर कोई वायलेशन कर रहा है तो उस पर जो है जांच रखनी है, और उनको प्रोडक्ट को रिकॉल करना है या उसको बैन करना है। ये तमाम तरह के डिसीजन जो है एक जो है द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी द्वारा डिसाइड किया जाता है, और ये निर्णय लेते हैं कि इस पर क्या क्या काम करें। पेनल्टी इम्पोज करना है, किसी की सर्विसेज जो है रोकना है, किसी गुड्स के उत्पादन पे बैन करना है। ये तमाम तरह के डिसीजन जो है वो लेना है, ताकि सही तरीके से ग्राहकों के साथ न्याय हो और उन्हें सही प्रोडक्ट सही दाम पर मिले। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। द अटल पेंशन योजना स्कीम इज एडमिनिस्टर्ड बाय द विच एजेंसी। तो यहाँ पर लिखा गया है अटल पेंशन योजना जो है एक बहुमुखी सरकार की योजना है, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जिसके तहत 60 साल के बाद 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 के रूप में जो 60 साल के बाद जो भी इसमें निवेश करेंगे उसके बाद उनको पेंशन दी जाएगी। तो अगर 18 साल में जो शामिल होते हैं तो उनको 42 रुपए का प्रीमियम लगेगा, और जो 40 साल में शामिल होते हैं उन्हें 210 रुपए का प्रतिमाह योगदान करते हैं। तो जब वो 60 साल के हो जाते हैं तब उनको एक पेंशन मिलता है। तो ये मिनिमम पेंशन के हिसाब से है 42 और 210, है ना। 42 रुपए करते हैं तो 1000 मिलेगा, 210 करेंगे तो 5000 मिलेगा। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो किसके द्वारा किया जाता है? और इसका एडमिनिस्ट्रेशन जो किया जाता है वो किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA। इसका एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, PFRDA, थ्रू द NPS, नेशनल पेमेंट सिस्टम पेंशन सिस्टम आर्किटेक्चर। तो वो उनका जो आर्किटेक्चर है वो है NPS सिस्टम, जिसको नेशनल पेंशन सिस्टम कहते हैं। लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेटर है, जो उसका रेगुलेटर है, वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो PFRDA है, जो इसका रेगुलेटरी है। और ये अटल पेंशन योजना जो है 18 से 40 वर्ष तक के जो भारतीय है इसमें इसका जो है इसको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें पेंशन 60 साल के उम्र के बाद मिलेगी। पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 के प्रतिमाह के हिसाब से मिलेगी, जिसका चुनाव जो है सब्सक्रिप्शन जो सब्सक्रिप्शन लेगा जो हितग्राही उसके द्वारा की जाएगी। अगर कम से कम 40 वर्षों तक प्रीमियम भरना होगा। अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो स्पाउस को पेंशन मिलेगा, और उसका कॉर्पस वो खुद चुनाव कर सकता है, या तो पेंशन ले या कॉर्पस अमाउंट। और अगर नॉमिनी की भी मृत्यु हो जाती है तो कॉर्पस अमाउंट जो है नॉमिनी को मिलेगा। अगर 5000 का चुनाव किया है तो ऐसे एग्जाम्पल दिया है 8.5 लाख का मिलेगा। तो ये छोटी सी एक अटल पेंशन योजना की जानकारी है, लेकिन इसका जो रेगुलेटरी कौन है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, PFRDA। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर। बैंक्स हैव टू ट्रांसफर डिपॉजिट unclaimed for how many years or more to the depositors education and awareness fund and display the list of such account on their website। तो बैंकों को जो अनक्लेम डिपॉजिट होते हैं, अगर कितने साल तक अनक्लेम डिपॉजिट हैं तो उस राशि को जो है रिजर्व बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो रिजर्व बैंक जो फंड में रखता है उसको बोलते हैं डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, वहां पर रखना होता है।
और ऐसे अकाउंट्स की लिस्ट उनको वेबसाइट में डालनी होती है, इसलिए कि ताकि वो कस्टमर कहीं से आए तो फिर से क्लेम कर सके। तो ये जो है कितने साल तक हो तो उसको अनक्लेम डिपॉजिट कहते हैं। और सीधा उत्तर हमारे साथियों का धर्म जी और बहुत सारे साथी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, ये है 10 ईयर्स एंड अबव। 10 ईयर्स, अगर 10 साल तक, 10 साल या 10 साल से अधिक अगर वो लेन देन नहीं करता है, क्लेम करने नहीं आता है, तो वो फंड जो है अनक्लेम डिपॉजिट हो जाता है। और वो अनक्लेम डिपॉजिट जो है वो रिजर्व बैंक को ट्रांसफर कर दिया जाता है बैंकों के द्वारा। और कोई साथी जरा टाइप करके बता सकता है कि आज की तारीख पर जो है वो कितना अनक्लेम डिपॉजिट जो है आरबीआई ने अपने साइट पे दिखाया है? तो अगर नहीं है तो बता देता हूँ कि 18,000 करोड़, कितना, 18,000 करोड़ लगभग वो जो है अनक्लेम डिपॉजिट अभी भी आरबीआई ने साइट में दिखाया है, जो बहुत ही बड़ा रकम होता है। और काफ़ी जो है इसमें बढ़ोतरी हो रही है, मतलब अनक्लेम डिपॉजिट इतना है बैंकों के पास, कितना, 18,000 करोड़ ये अनक्लेम डिपॉजिट अभी भी रिजर्व बैंक के साइट पर दिखा रहा है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर है, देखिए। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस, इन केस ऑफ बोरोवर्स where exposure of the banking system is how much and more, banks shall be required to put in the place an escrow mechanism, and current accounts of such borrower can only by open and maintained by the escrow managing bank। ये सवाल पूछा गया। हाँ, एक साथी धर्म जी लिख रहे हैं कि जो डीफ अकाउंट पर कितना इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, तो ये तो 3.5% लिख रहे हैं। नहीं नहीं, डीप में जो चला जाता है, उदय जी सही लिख रहे हैं, इसमें 3% का इंटरेस्ट दिए जाते हैं। अभी रिवाइज हुआ, पहले ये 3.5 दिया जाता था, अभी रिवाइज हुआ और ये 3% दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए करंट अकाउंट जो ऑपरेशन से जुड़ा हुआ सवाल आया, जो अभी बहुत ही, जो अभी तात्कालिक में बहुत ही मुद्दा रहा। सितंबर में 30 सितंबर में तक सभी करंट अकाउंट क्लोज करने थे, फिर उसको टाइम बढ़ाया गया 31 अक्टूबर में। तो उसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर किसी बैंकिंग सिस्टम में किसी बारोवर का एक्सपोजर कितना रुपए से ज़्यादा हो, तो उस बारोवर को जो है एक एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करना होगा, और वो उसी बैंक के साथ खाता खोल सकता है जहां एस्क्रो मैनेजिंग बैंक अकाउंट हो। तो ये लिमिट क्या है? तो ये करंट अकाउंट के ऑपरेशन से जुड़ा हुआ सवाल है। इसमें गाइडलाइन बहुत सारे चेंज हुए। पहले तो क्लियर कट गाइडलाइन था कि अगर किसी कस्टमर का अगर एक्सपोजर जो है दूसरे बैंक के साथ, तो सीधे बंद कर दीजिए, वो ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि ये क्रेडिट डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो है करंट अकाउंट उसी बैंक के साथ रखा जाना चाहिए जिस बैंक के साथ उसका सीसीओडी या कोई लोन चल रहा है। नहीं तो क्या होता था, जो जो एंटिटीज हैं, जो बिजनेस एंटिटीज हैं, वो पूरा लेन देन जो है सेल प्रोसीड दूसरे करंट अकाउंट के साथ करते थे, और सेल प्रोसीड जो है जहां पर लोन लिया वहां नहीं करते थे। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन में बदलाव किए गए हैं। ये जो एस्क्रो अकाउंट मैनेजमेंट है, इसके लिए जो लिमिट रखी गई है वो है 50 करोड़ एंड एबव। कितना रखी गई है? ₹50 करोड़ एंड एबव। तो अगर किसी जो बोरोवर का एक्सपोजर है बैंकिंग सिस्टम में 50 करोड़ से ऊपर है, तो बैंक सेल बी रिक्वायर्ड टू पुट इन द प्लेस एन एस्क्रो मैकेनिज्म, तो उसको एस्क्रो मैकेनिज्म में रखना होगा। और करंट अकाउंट उसी के द्वारा खोला जाएगा जहां पर एस्क्रो मैनेजिंग बैंक के साथ वो ओपन किया हुआ है। इसको जरा डिटेल वाइज अगर समझेंगे हम तो इस तरह से समझेंगे। देखिए गाइडलाइन क्या बोलता है। गाइडलाइन ये है, 3 तरह के गाइडलाइन है। अगर एक्सपोजर 5 करोड़ से कम है, पहला गाइडलाइन है, अगर किसी बोरोवर का एक्सपोजर जो है वो 5 करोड़ से कम है, तो बैंक जो है वो फ्री है करंट अकाउंट खोलने के लिए, बैंक को जो है फ्री कर दिया। अगर किसी बोरोवर का एक्सपोजर जो है 5 करोड़ से कम है, तो बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है उनको फ्री कर दिया है कि करंट अकाउंट वो खोल सकता है बोरोवर का, मतलब बोरोवर का करंट अकाउंट खोल सकते हैं। लेकिन जहां पर एक्सपोजर 5 करोड़ और से ज्यादा और 50 करोड़ तक है, तो वहां पर ओनली लेंडिंग बैंक्स कैन ओपन द करंट अकाउंट। नॉन लेंडिंग बैंक जो है ओनली कलेक्शन अकाउंट खोल सकता है, लेकिन करंट अकाउंट नहीं खोल सकता। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है श्रीमंत जी, है ना? थम्स अप कर दीजिए क्लियर है तो। कुणाल पांडे जी, आवाज आ रही है मेरी, आप तक पहुंच रही है, पटना तक? अच्छा, ऐसा इशारा कर दीजिए जरा दूर से। जी सर। आ रही है। तो करंट अकाउंट के लिए 3 कंडीशन है, इसको ध्यान से देखने की जरूरत है।
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के हिसाब से अगर लेस देन 5 करोड़ का एक्सपोजर है तो बैंकों को फ्री कर दिया, करंट अकाउंट खोल सकते हैं, दूसरे बोरोवर का भी। अगर 5 करोड़ से 50 करोड़ तक का अगर एक्सपोजर है तो केवल लेंडिंग बैंक जो लोन दिया हुआ है वही करंट अकाउंट खोलेगा, और जो दूसरे बैंक हैं उसका कलेक्शन अकाउंट खोल सकते हैं। कलेक्शन अकाउंट क्या होता है? अगर फंड कलेक्ट हो रहा है, वहां से चेक वगैरह जमा हो रहा है, तो वो अकाउंट खोल सकता है। अब अगर 50 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है तो बैंकों को मैंडेटरी है कि एक स्क्रो मैकेनिज्म रखना होगा, और स्क्रो मैकेनिज्म के तहत वो उसी लैंडिंग बैंक में ही खाता खोलेगा जहां पर स्क्रो मैनेजिंग जो बैंक है उसके साथ। तो द स्क्रो मैकेनिज्म इज टू बी पुट इन द प्लेस। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन कलेक्शन अकाउंट बट ओनली टू रेमिट द फंड टू द स्क्रो करंट अकाउंट। तो जो कलेक्शन अकाउंट है दूसरे बैंक में खोलने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन उस कलेक्शन अकाउंट से पैसा सिर्फ स्क्रो करंट अकाउंट में जाएगा और वहीं ही मैनेज होगा। तो ये 3 कंडीशन है। तो सवाल यहाँ सीधा था कि स्क्रो मैनेजमेंट मैकेनिज्म कहाँ लागू होगा? 50 करोड़ से ज्यादा का एक्सपोजर है, 5 करोड़ से 50 करोड़ है तो केवल लैंडिंग बैंक में ही खाता खुलेगा, और लेस देन 5 करोड़ है तो कोई भी बारोवर का खाता आप करंट अकाउंट खोल सकते हैं। ये क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर इस प्रकार है, बैंक्स हैव टू सबमिट ए क्वार्टरली रिटर्न्स ऑन बैंक रॉबरीज, डेकोटीज, थेफ्ट्स एंड बल्गरीज टू आरबीआई electronically using the application supplied in XBRL system covering all cases as reported during the quarter. This statement may be submitted within how many days of the end of the quarter to which it relates. यहाँ पर क्या है कि जब भी बैंकों में जो फ्रॉड होते हैं, रॉबरीज होते हैं, डेकोटीज होते हैं, थेफ्ट, ये फ्रॉड नहीं, ये बैंक में रॉबरी हुआ, डेकोटी हुआ, थेफ्ट हुआ, बलगरी हुआ, तो इनको जो है इलेक्ट्रॉनिकली एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना होता है ऐसे केसेस को। तो प्रति क्वार्टर ये रिपोर्ट सबमिट की जाती है। बैंक में अगर कोई रॉबरी हो गया या कोई डेकोटी हो गया, कोई थेफ्ट्स हो गया, कोई बलगरीज हो गया, तो इनको उस तिमाही में जो ऐसे केसेस आए हैं उनको रिजर्व बैंक को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सबमिट करना होता है XBRL जो सिस्टम के तहत। तो ये जो है उस क्वार्टर खत्म होने के कितने दिनों के अंदर उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, ये सवाल पूछा गया है। और इसको की जाती है अगर क्वार्टर खत्म होने के 15 दिनों के अंदर रिजर्व बैंक को ये जो है आपको सबमिट करना होता है, रिजर्व बैंक को। तो बैंकों को क्वार्टर खत्म होने के 15 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिकली सबमिट करना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, भारतीय रिजर्व बैंक ने एक लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक सिस्टम लाया है। लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर मतलब अगर कोई भी जो एंटिटीज है, जो नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज हैं, अगर वो कितने करोड़ या उससे ज्यादा के ट्रांजैक्शन करते हैं RTGS NEFT, तो उनको एक प्रोसेस का सामना करना पड़ेगा और एक इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा उनको अपने आप को कि वो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर हैं। तो ये जैसे होता है ना, खाता खोलने के लिए KYC चाहिए, CKYC चाहिए, ठीक उसी तरह से अगर कोई बिजनेस एंटिटी नॉन इंडिविजुअल हैं और वो कितने करोड़ के फाइनेंशियल पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं RTGS NEFT के थ्रू, तो उनको लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर से सबमिट करना पड़ेगा बैंक को। RBI ने डिसाइड किया। तो वो लिमिट क्या है? तो वो लिमिट है ₹50 करोड़। तो RBI has decided to introduce the legal entity identifier system for all the payment transaction of value ₹50 crore and above undertaken by the entities using Reserve Bank, just like RTGS NEFT, to obtain the legal entity identifier in the time. तो ऐसे जो संस्था हैं, जो एंटिटीज हैं, वो 50 करोड़ से ज्यादा के पेमेंट ट्रांजेक्शन करते हैं RTGS NEFT के, तो उनको LEI करना जरूरी है। क्या करना है? LEI, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर। अब ये लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर क्या है? लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर एक 20 डिजिट का यूनिक कोड जो है वो दिया जाता है ताकि वो जो थर्ड पार्टी है उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इज ए 20 डिजिट यूनिक कोड टू आइडेंटिफाई पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वर्ल्ड वाइड। तो वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पाए वर्ल्ड वाइड, उसके लिए उनको जो है एक
20 डिजिट का एक कोड दिया जाता है और इसके लिए जो ट्रांजैक्शन बताया गया उसका 50 करोड़ से ज्यादा के पेमेंट ट्रांजैक्शन होते हैं या उसका कॉर्पोरेट एक्सपोजर 1000 करोड़ से ज्यादा है तो उसके लिए मैंडेटरी है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, ये मैंडेटरी है, ये इंट्रोड्यूस किया है रिजर्व बैंक ने। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, ये बहुत ही प्रचलित सवाल है ना। ये सवाल देखिए, भाई साहब एटीएम में जाते हैं, एटीएम में गए, उनका खाता तो डेबिट हो गया लेकिन पैसा नहीं निकल पाया, है ना। तो ऐसे कंडीशन में जो उनका फेल्ड ट्रांजैक्शन है वो कितने दिनों में जमा हो जाना चाहिए और अगर जमा नहीं हुआ तो कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी, सीधा सवाल है ना। सवाल इतना बड़ा है, मैंने समझा दिया, लेकिन एग्जाम में इतना बड़ा सवाल आता है तो पढ़ के थोड़ा डर लगता है, लेकिन यहाँ पर मैं सीधे समझा दिया कि ये भाई साहब हैं, एटीएम गए हुए हैं, उनका खाता डेबिट हो गया, है ना, बट पैसे नहीं आए, मतलब इसको फेल ट्रांजैक्शन हो गया। और ऐसे फेल ट्रांजैक्शन जो है रिजर्व बैंक के गाइडलाइन के हिसाब से कितने दिनों में वापस आ जाने चाहिए और अगर नहीं आए तो पेनल्टी कितना लगेगा। The Reserve Bank of India has put in the place a framework on turnaround time for resolution of customer complaint and the compensation framework across all authorized payment system as per the guideline. If the customer account has been debited but cash not received, not dispensed, then proactively reversal of failed transaction should be within how many days? In case of delay, what is the penalty provision? What is the penalty provision? In delay, what is the penalty provision? तो पूछा गया है, तो हमारे तमाम साथी यहाँ पर लिख दिए कि अगर कोई ऐसा फेल ट्रांजैक्शन हुआ तो कितने दिनों में जमा हो जाना चाहिए, ट्रांजैक्शन प्लस 5 डे में जमा हो जाना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो 100 रुपीज पर डे पेनल्टी जो है वो प्रोएक्टिवली देना चाहिए, बिना मांगे देना चाहिए कह रहा है ना। प्रोएक्टिवली रिवर्स करना चाहिए और नहीं तो पेनल्टी पे करना चाहिए। अगर 30 दिनों के अंदर अगर वो कंप्लेंट करता है तो पेनल्टी मिलेगा, 30 दिनों के बाद करता है तो कंपनसेशन नहीं मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर देखिए इस तरह से है और सवाल पूछा गया है PEPS का फुल फॉर्म क्या है? पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन किसे कहते हैं? पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन किसे कहते हैं? चुनाव का माहौल है, सियासत कर रहे हैं लोग, दौरा भी कर रहे हैं, इसी बीच 5 राज्यों का चुनाव भी जो है लागू हो गया। और वैसे हमारे तमाम होनहार साथी जो यहाँ स्क्रीन पर हैं वो तो ऐसे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का जो है खाता ही नहीं खोलते, है ना, कौन जाए नेता के पास। लेकिन ऐसे लोगों का अगर खाता खोला जाए तो उसको कौन सा रिस्क में आता है? पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन का जो खाता है कौन से रिस्क में खोलेंगे, कैटेगराइजेशन करेंगे? तो आप लोग चैट बॉक्स पे करिए। तो इसमें पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन किसे कहा गया है? पहला ए ऑप्शन है, इंडिविजुअल हु आर हैव बीन इंटरेस्टेड विथ प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन इन ए फॉरेन कंट्री, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, सीनियर पॉलिटिशियन। बी है सीनियर गवर्नमेंट, जुडिशियल, मिलिट्री ऑफिसर्स। तीसरा है सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ऑफ स्टेट ओन कॉर्पोरेशन, इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिशियन, सीनियर गवर्नमेंट, जुडिशियल, मिलिट्री ऑफिसर्स, ऑफिशियल। तो ये ऑल ऑफ द एबव अभी हम बात कर रहे थे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन के बारे में। तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन जो है, जो चारों ऑप्शन दिए थे वो चारों सही हैं और सभी जो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं। तो यहाँ पर जो सवाल हम लोग यहाँ पर देखिए, पिछली बार भी
भाई। आज तो बहुत ही बाधाएं आ रही हैं, और जब बाधाएं आती हैं तो और भी मजा आता है। हम भी इंतजार करते रहते हैं कि देखते हैं क्या होगा आगे, हैं? जब ऐसी बाधाएं आती है ना, तो धैर्य रखा करिए, देखते जाइए कि आखिर क्या हो रहा है। जहाँ आसमां को जिद्द है बिजलियां गिराने की, जहाँ आसमां को जिद्द है बिजलियां गिराने की, वहां हमें भी जिद्द है आसियां बनाने की। कटने दो, नेटवर्क कितने बार कटता है, हम भी जुड़ने के लिए तैयार है। देखते हैं कितनी देर कटेगा। तो आज कनेक्शन बहुत कट हो रहा है, और हो सकता है कि जो नेटवर्क इसलिए कमजोर है क्योंकि बादल वादल बहुत हैं, लेकिन इतना वीक नेटवर्क है कि डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। फिर भी हमें जिद है कि आशियाँ बनाएंगे, हम लोग आज का क्लास कंप्लीट करेंगे। और कुछ ही देर का थोड़ा सेशंस और बचा है, जहाँ पर ये लीगली आपके एंटिटीज से आइडेंटिफायर की बात किए थे, ये 50 करोड़ के हैं। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे जो फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन की, ये T+5 डे में आ जाना चाहिए। और ये पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन की बात कर रहे थे कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन वो लोग हैं जो किसी फॉरेन कंट्री में पब्लिक फंक्शन से प्रोमिनेंट जगह में वो भाग लिए हों, किसी स्टेट के हेड हों, गवर्नमेंट्स के सीनियर पॉलिटिशियन हों, चाहे सीनियर गवर्नमेंट जुडिशियल मिलिट्री ऑफिसर हों या एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हों। तो इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हाई रिस्क में, तो पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हाई रिस्क में जैसे स्टेट एंड गवर्नमेंट, जो स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के मेजर हेड्स हैं, नेशनल और रीजनल मेंबर हैं उनके, है ना, गवर्नमेंट या पार्लियामेंट, मिलिट्री हेड्स हैं, जुडिशरी हेड्स हैं, लॉ एंड सेंट्रल बैंक के हेड्स हैं, प्रोमिनेंट फिगर्स ऑफ मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये जो हैं ये हाई रिस्क में होंगे, पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। और जो मिडिल ऑफिसर होंगे, जो सीनियर मेंबर होंगे, और जो हाई कमीशन होंगे, लोकल असेंबलीज के पॉलिटिकल पार्टीज के होंगे, वो थोड़े मीडियम रिस्क में होंगे, लेकिन ये होंगे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन। और बैंक के दृष्टिकोण से ये हाई रिस्क में ही होंगे। क्या होंगे? ये हाई रिस्क में ही होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है। एज पर द केवाईसी गाइडलाइन, ऑल द अकाउंट of an individual customer should be open under UCIC। तो UCIC के तहत खोला जाता है। और ये UCIC का फुल फॉर्म क्या है? तो UCIC जो खोला जाता है केवाईसी गाइडलाइन में, ये कहा गया है कि जब भी कोई ग्राहक बैंक में आता है तो उसका एक UCIC जो है आप बनाइए, और उसके तहत जो है उस इंडिविजुअल का खाता जो है ओपन करिए। तो उस UCIC का फुल फॉर्म पूछा गया है। UCIC का फुल फॉर्म क्या है ये पूछा गया है। तो UCIC का फुल फॉर्म जो है, ऑप्शन दिया है आपका, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, यूनिक कोड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर, यूनिफॉर्म कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, यूनिक कस्टमर कोड फॉर आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पर जो UCIC का फुल फॉर्म है, जिसमें रिवाइज गाइडलाइन केवाईसी ने जारी किया, उसके तहत जो उसका फुल फॉर्म है वो है यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। क्या है? यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड इसका फुल फॉर्म है। तो इसको याद रख लीजिए कि UCIC का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। क्योंकि एग्जाम में जब जाते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन ऐसे आते हैं जहां पर हमको वो सही लगता है, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। UCIC का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड, यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है। सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर है। और एक सवाल और बचा है, फिर हम लोग ये सेशन जो है यहाँ पर समाप्त करेंगे।
19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर है, देखिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्टल यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग द करेंसी चेस्ट ट्रांजैक्शन टू आरबीआई। क्या होता है, जो भी करेंसी चेस्ट है वो रिजर्व बैंक की शाखा के तौर पे काम करते हैं। तो रिजर्व बैंक की शाखा के तौर से काम करने की वजह से करेंसी चेस्ट के जो भी ऑपरेशन होते हैं उनको सेम डे 7 PM से पहले, कितने बजे, 7 PM से पहले, 7 बजे से पहले उनको रिपोर्ट करना होता है रिजर्व बैंक को सभी ट्रांजैक्शन का। तो सभी ट्रांजैक्शन का जो रिपोर्टिंग करना है वो कौन से पोर्टल में करना होता है, ये पूछा गया है। तो द नेम ऑफ द पोर्टल यूज्ड फॉर रिपोर्टिंग ऑफ द करेंसी चेस्ट फॉर ऑल ट्रांजैक्शन टू आरबीआई। तो ये जो पोर्टल है करेंसी चेस्ट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिपोर्ट करने के लिए, और ये पोर्टल जो इस्तेमाल किया जाता है वो पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है CYMCCC पोर्टल। कौन सा, CYMCC पोर्टल, CYMCC पोर्टल इसको बोलते हैं। तो जो करेंसी चेस्ट होते हैं उनमें जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनको सेम डे 7 बजे से पहले भारतीय रिजर्व बैंक को रिपोर्ट करना होता है, और ये रिपोर्टिंग जो है पोर्टल में की जाती है CYMCC पोर्टल के माध्यम से। अब बात करते हैं आज के जो सेशंस के अंतिम सवाल पर। सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर है, और सवाल नंबर बी कह रहा है कि एज पर द रिवाइज गाइडलाइन, नए गाइडलाइन के अनुसार अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अपने गुड्स का मूवमेंट करता है तो कितने रुपए से ज़्यादा के वैल्यू का गुड्स होगा तो उसमें ई वे बिल जरूरी है। तो ई वे बिल मस्ट बी जनरेटेड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ मोर देन हाउ मच रुपीज इन वैल्यू आर टू द फॉर्म ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। तो कितने रुपए से ज़्यादा का अगर मूवमेंट हो रहा है गुड्स का तो ई वे बिल्स जो है वो जरूरी होगा, ये सवाल पूछा गया है। तो आप लोग जरा कमेंट करके बताइए। यस अमित जी, बहुत बढ़िया। तो ई वे बिल जो है वो 50,000 की वैल्यू या उससे ज़्यादा का हो तो वहाँ पर ई वे बिल जरूरी होता है, और 50,000 से कम हो तो वो इच्छा है बना ले तो ठीक है, नहीं बनाए तो भी चलेगा। अब ई वे बिल का जो वैलिडिटी है, अगर नॉर्मल कार्गो है तो 100 किलोमीटर का है तो 1 डे, अगर एवरी 100 किलोमीटर है पार्ट ऑफ तो यानी एक एडिशनल डे, मान लीजिए 200 किलोमीटर है तो 2 दिन, 300 किलोमीटर है तो 3 दिन, तो ये कार्गो के लिए है। और एडिशनल जो आपके डेज है वो अप टू 20 किलोमीटर अगर डायमेंशनल कार्गो है, बड़ा कार्गो है। नॉर्मल कार्गो है तो 100 किलोमीटर, और बड़ा कार्गो है क्योंकि उसको कहीं पर फंसना भी हो सकता है तो इसको 20 किलोमीटर, और नॉर्मल कार्गो को 100 किलोमीटर, और प्रत्येक 20 किलोमीटर में उसको एडिशनल डेट मिलेगा बड़े वाले कार्गो को। डायमेंशनल कार्गो बहुत बड़ा कार्गो होता है, ठीक है। तो ये सवाल थे 20 सवाल। और वैसे तो बैंकिंग इतना अथाह होता है, आप लगातार अगर पढ़ते रहेंगे साल भर भी तो आपको लगेगा कि कुछ चीज़ बाकी है, और ऐसा लगेगा कि बैंकिंग में बहुत सारी चीज़ें अभी भी बाकी हैं, क्योंकि एक दिन या एक महीने या 3 महीने में आप सब चीज़ नहीं पढ़ पाएंगे। बैंकिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर आपको रेगुलर पढ़ना होता है, रोज पढ़ना होता है, क्योंकि कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का असली सार बाकी है। ये तो कुछ महज एक पन्ने हैं, अभी जिंदगी की असली किताब बाकी है, असली किताब बाकी है। तो आज के सेशंस में ये 20 सवाल थे जो करंट अफेयर से लिए गए थे। आशा करता हूँ कि इससे आपको सीख पाए होंगे, और कल जो साथी हमारे जो प्रमोशन एग्जाम में भाग ले रहे हैं उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं, उनको हौसला अफजाई करते हैं कि उनके पास एक लक्ष्य है, उनके पास कल के लिए एक मिशन है, तो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करिए। आइए मेरे साथ भी थोड़ा प्रार्थना कर लीजिए कि मैं आप अपने अपने जो आँख है उसको बंद कर लीजिए और थोड़ा स्ट्रेट बैठ जाइए, और सच्चे मन से, पवित्र मन से अपने जो इष्ट देवता को याद करिए और मेरे साथ दोहराइए कि मैं बहुत धन्यवादी हूँ। हे भगवान, मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे ये अवसर दिया। मैं अपने आप को बहुत ही साहसी महसूस कर रहा हूँ।
मैं अपने आप को बहुत ही ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। मैं सफलता के करीब महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने आप को सफलता के करीब महसूस कर रहा हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कल वही प्रश्न आएंगे जिन प्रश्नों पर मैंने पिछले दिनों अध्ययन किया है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे कल के प्रमोशन एग्जाम के लिए आपने साहस दिया। मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे अपमान को सम्मान में बदल देना, मेरे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देना, मेरे रोज को योग में बदल देना, मुझे सफलता की एक नई उड़ान प्रदान कर देना, मेरा तकदीर चमकदार कर देना, मुझे सफलता दिला देना, मुझे एक नई पहचान दिला देना। आपने मुझको सब कुछ दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। उसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। अपने दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए थोड़ा गर्माहट महसूस करिए और अपने आंखों को मलते हुए अभी आंखें खोल सकते हैं और अपने को तरोताजा महसूस करिए। तमाम बाधाएं रहेंगी, तब भी हमको काम करना है, रुकना नहीं है, चलते जाना है, चलते जाना है, मंजिल आपको मिल जाएगी। क्योंकि मैं इतना जानता हूं कि लक्ष्य भी है तो मंजर भी है, लक्ष्य भी है तो मंजर भी है, और चुभता मुश्किलों का खंजर भी है। आस भी है तो प्यास भी है, और आने वाली कठिनाइयों का एहसास भी है। लेकिन तमाम कठिनाइयों के बाद भी उस मंजिल को हासिल कर लेंगे, क्योंकि हम सभी का अपने साथ आत्मविश्वास भी है, आत्मविश्वास भी है। अपने आप पर भरोसा करके जाइए, अपनी पढ़ाई पर भरोसा करके जाइए, निश्चित तौर से मानिए आप सफल होकर रहेंगे। क्या कहेंगे श्रीमंत जी? स्वागत है। अब थोड़ा बात कर लेते हैं आपके साथ 5 मिनट, फिर उसके बाद हम लोग आज का सेशन समाप्त करेंगे। फिर कल जो है ढेर सारे सवाल आएंगे आपके पास झोली में, क्योंकि कल बहुत सारे बैंकों के एग्जाम हैं और उनके सारे स्किल के एग्जाम हैं। श्रीमंतो जी को पहले मौका दिया जाता है। श्रीमंतो जी अपना परिचय दीजिए। आवाज नहीं आ रही है, माइक्रोफोन ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कर लीजिए श्रीमंतो जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। क्या लिया सर? हाँ गुड हाँ, इवनिंग सर। नमस्ते। नमस्ते सर, कैसे हैं? शानदार, लाजवाब। बोल रहे हैं कि कल स्केल 1 to 2 में ज्यादा जो जीके है उसका कैसा माना पैटर्न रहेगा? जैसे जीके जीके तो बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली किस बेसिस का माना करंट सिनेरियो का ही ज्यादा पूछ रहा है क्या? ऐसा लग रहा है। पिछले 8 महीने में जो जो बैंकिंग में चेंज आए हैं, नए नए प्रोडक्ट्स आए हैं अलग अलग जगह के, जैसे आज के सेशन में थोड़ा आइडिया आपको मिला होगा, वो सब सर ये जो अभी क्लास किए ना सर, इसका रिपीटेशन दीजिएगा सर, इसका वीडियो अभी जो अभी क्लास किए ना सर। हाँ जरूर हेलो, जरूर, अभी अपलोड करूंगा। रिकॉर्डिंग। हाँ सर हम लोग भी सिलीगुड़ी में एग्जाम देने आए हैं सर, सिलीगुड़ी में। अच्छा, अभी होटल में है क्या ये? होटल में हो सर हम लोग, हम और मेरा एक पार्टनर आया है। अच्छा तो सर मेरा एक पार्टनर भी इसमें ज्वाइन करना चाह रहा है आपके कोचिंग सेंटर में। चलिए ठीक है, उसके लिए बात करेंगे। पहले तो आपको शुभकामनाएं बहुत बहुत, है ना? हाँ थैंक यू सर, और थैंक यू सर। जो चीज पढ़े हैं उसको रिवाइज करके सोइए, और नींद भी अच्छी होनी चाहिए, और समय से सेंटर चले जाइए, ठीक है? अब चलते हैं सीधे हाँ वो राकेश चौधरी जी के पास। राकेश जी बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है। प्रणाम। हाँ जी, आवाज आ रही है, नमस्ते, बताइए राकेश जी। ना कि सर लोन सर्कुलर में थोड़ा सा दीजिए ना अपडेशन, हम लोग का लोन सर्कुलर में अब मैं आपको व्हाट्सएप पे दे दूंगा अभी ग्रुप में। दीजिए ना, अभी थोड़ा सा देखूंगा। मुझे देख लास्ट वाला जो लोन सर्कुलर है जो इम्पोर्टेंट, ठीक है, अभी उसी को व्हाट्सएप देख में रहा दूंगा, हूँ। अभी व्हाट्सएप में दूंगा आपको, है ना? ठीक है। हाँ राकेश जी बताइए, कैसी जी सर। क्या आप कल जा रहे हैं एग्जाम देने? हाँ सर, हाँ सर।
चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने पिछले अच्छा दिनों महसूस पढ़ी है। कर रहे हैं। अच्छा महसूस कर रहे हैं ना, बहुत बढ़िया। और जो चीजें पिछले आप 3-4 महीने में पढ़े हैं उनको रिपीट करके रिवाइज करके एक बार चले जाइएगा, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जी सर। हाँ जी। और हमारे साथी कुणाल पांडे जी कहाँ चले गए हैं? वो तो एकदम लाइट वाइट बंद करने चले गए लग रहा है। भीष्म कुमार राजवाड़े जी कैसे हैं? अच्छा कुणाल पांडे जी आ गए भाई, आपका स्पीकर ऑन करिए कुणाल जी, माइक ऑन करिए। जी नमस्ते कुणाल जी। प्रणाम सर। बहुत अच्छा लगा आपको देख के, तंदुरुस्त लग रहे हैं और बहुत आनंदित लग रहे हैं। हाँ बहुत खुश है सर, आपसे बातचीत भी हो रही है, इसकी भी खुशी है, क्लास की है इसकी भी खुशी है, बहुत सारी अच्छी जानकारियां भी आपसे मिली, क्वेश्चन से जो हमने पहली बार सुने। बहुत बढ़िया, बने रहिए ऐसे ही, हर दिन हम लोग सीखेंगे, एग्जाम के बाद भी सीखेंगे और एग्जाम के साथ तो सीखते रहे, है ना। हाँ बबलू कुमार जी ने इशारा कर दिया कि सर अब हो गया, सोने का टाइम हो गया, अब चला जाए। हाँ हाँ जी, ओम प्रकाश जी सोनकर जी क्या हैं आप? एकदम थोड़ा टेंशन में क्यों है? थोड़ा मुस्कुराइए मुस्कुराइए, हाँ, होता रहेगा। नमस्ते सर, नमस्ते। नमस्ते। मुस्कुरा के जाना चाहिए। हाँ मुस्कुराते रहिए, है ना, एग्जाम तो आता रहेगा जाता रहेगा। और जी ठीक जी, चल रहा है, अभी सीख रहे हैं ओम हमारे प्रकाश एग्जाम में जी। टाइम है, 7 फरवरी को है। अच्छा फरवरी में है, जी जी, तो बढ़िया आपके लिए और आपके मार्गदर्शन की जरूरत है। इसी में 23 को तभी तो गया हूँ, कुछ पता नहीं। एक ही बराबर पेपर है। बराबर मिलेगा। हाँ बबलू जी कुछ बोल रहे हैं। हाँ जी बबलू जी हमसे बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं? नहीं सर, वो आपसे बात हो रही है। अच्छा हमसे बात हो रही है, ठीक है। तो चलिए आप सभी के सफलता और सकुशलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेते हैं। हमारे राज ओझा जी ने इशारा कर दिया कि सर अब बड़ौदा यूपी बैंक के लिए क्लास लाइए, तो जरूर बहुत सारे साथी हमारे इंतजार कर रहे हैं उनके सेशंस के लिए, तो उनके लिए तैयारी करनी होती है और छोटे छोटे सेशंस के माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता रहता हूँ। लगातार सीखने की जरूरत है, जब तक जीना तब तक सीखना, अनुभव ही जीवन का श्रेष्ठ शिक्षक है और जीवन की कल्पना शक्तियां में अनंत बनाती है, महान बनाती है। तो सीखते रहिए, जीतते रहिए और मुस्कुराते रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, गुड नाइट सर।